A very good afternoon to everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Panigre, and on behalf of the whole Aviation family, I welcome you all to today's class. But before that, let me remind you that Aviation is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. I am teaching you Science Class 10 and the chapter is Chemical Reactions and Equations. Okay, and before starting this lecture, let me remind you, I have already completed one, which was an intro section. Okay, it was introduction of this chapter. All right, okay. So it was about physical reactions and chemical reactions differentiation and examples. So if you haven't watched it yet, go and watch. And this is the second lecture of this chapter. So without wasting any further time, let's get started. So what we'll be discussing today? Today we'll be reading, we'll be learning how to write a chemical equation and how to balance it. Okay? But before learning to write how to write a chemical reaction or equation, we need to know what is law of conservation of mass. Can anybody tell me what is law of conservation of mass? नाम से पता चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें मास कंजर्व हो रहा है, कहीं जा नहीं रहा है. कंजर्व का रूट वर्ड, कंजर्वेशन का रूट वर्ड क्या है? कंजर्व. Okay, always break the words if you are unable to understand the meaning. It's a very common word. तो इसमें क्या हो रहा है? मास कंजर्व हो रहा है, मास कहीं बाहर नहीं जा रहा है सिस्टम से. ओके, सो लेट्स रीड द definition of the law. The law states that the mass in an isolated system is neither created nor destroyed by chemical reactions or physical transformations. तो इट सिंपली मीन्स कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ की मास कहीं बाहर नहीं जा सकता या बाहर का मास अंदर नहीं जा सकता, रिएक्टेंट में जैसा है प्रोडक्ट में भी वैसा ही रहेगा. मास कभी दोनों में, रिएक्टेंट्स में जितना भी रिएक्शन हो, प्रोडक्ट में मास की कभी चेंजेस नहीं होती है. ठीक है, सो द मास रिमेन्स सेम. It is stated by Antony Lavoisier. Okay. Second is the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the mass of the elements present in the reactants. तो जितना लेफ्ट साइड में मास है, राइट साइड में भी प्रोडक्ट में उतना ही मास रहेगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी मास है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट बनने के बावजूद उतना ही मास रहेगा. ठीक है, इसको किसने प्रपोज किया था? दिस वाज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लैवियोजर इन 1789. ओके, एंड दिस इज एंटोनी लैवियोजर. ठीक है, चलो अब केमिकल रिएक्शन लिखना शुरू करते हैं. ठीक है, नाउ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट एन इक्वेशन. वी हैव ऑलरेडी नोन, वी हैव रेड इन द लास्ट क्लास दैट हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं विद पॉजिटिव साइड बिटवीन देम एंड प्रोडक्ट्स को राइट हैंड साइड लिखते हैं एंड एन एरो पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड. ओके, विद कंडीशंस. नाउ रिएक्टेंट्स एटलीस्ट दो चाहिए. ओके, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा फॉर्मेशन हो सकता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव जस्ट लर्नड. नाउ इसको कैसे प्रॉपरली लिखना है इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे. ओके, चलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करेंगे, हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेंगे मैग्नीशियम रिबन. ओके, इसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. क्या करना है कि यू कैन टेक अ रबर, यू कैन टेक अ मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है. ठीक है, उसको हम लैब में ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घर पे नहीं कर सकते हैं. तो इसको क्या करेंगे, छोटा सा मतलब काटेंगे, कट कर देंगे थोड़ा सा पीस, छोटा सा पीस मैग्नीशियम रिबन का. टोंग्स पकड़ेंगे, ठीक है, बर्नर लगाएंगे एंड विल टेक अ वॉच ग्लास जिसमें कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट करेंगे. तो मैंने टोंग्स में उस मैग्नीशियम रिबन जिसको काटा था मैंने उसको पकड़ा, मैंने फ्लेम लगाया, बंसन बर्नर, आई ऑन इट, आई स्विच इट ऑन एंड देन क्या हुआ, मैंने आग में दिखाया किसको, मैग्नीशियम रिबन को. अब जब वही मैग्नीशियम आग में मैं जलाती हूँ तो होता क्या है, एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ वो मैग्नीशियम रिबन जलता है.
और लास्टली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है, जिसको हम वॉच क्लास में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, दिस इज अ वेरी बेसिक ऑन द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर लर्निंग, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको काटा, ठीक है, बंसन फ्लेम में उसको बर्न किया, टोंग्स से पकड़ना, खाली हाथ से नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट पाउडरी फॉर्म कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ हाउ इट इज रिटन, ऐसे लिखा जाता है, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड वन, ठीक है, ये बैलेंस्ड नहीं है। तो मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया, so it gets burned in the presence of oxygen, that is O2, give rise to MgO. It is not balanced, it will be 2 MgO, ठीक है। और मैग्नीशियम भी जो होगा बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2 MgO होता है, ठीक है, इट्स नॉट बैलेंस्ड। सो इट सिंपली मीन्स कि जब भी मैग्नीशियम बर्न करेगा in presence of oxygen, so it will be converted into magnesium oxide. Okay, it can be written like this and we can balance it later. Alright, so this chemical equation, जो chemical equation का term था वो किसने formulate किया था, फ्रेंच केमिस्ट थे जीन बैगविन, उन्होंने formulate किया था in the year 1650. Okay, alright, law of conservation of mass आने से पहले ही जीन बैगविन ने chemical equation का term coin किया था। ओके, सो यही है, मतलब केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, इनिशियली जो होता है जब दो रिएक्टेंट्स अलग अलग रहते हैं, ऐसे ही होता है जैसे कि येलो येलो देख रहे हो, एक रिएक्टेंट होगा और ब्लू वाला एक रिएक्टेंट है, जब दोनों मिल जाएंगे तो येलो ब्लू हो रहा है या खाली ब्लू ब्लू प्रोड्यूस हो रहा है, सो देयर इज रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है मतलब पहले अलग अलग वो लोग थे, अब दोनों ने दोस्ती कर ली तो कुछ नया बन गया, ठीक है। सो दिस इज द वे थ्रू विच वी विल बी राइटिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल स्टेट्स एंड एनर्जी ऑफ द एंटिटीज, तो हम जब भी एक केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे देयर विल बी सम, हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है, जो कि हम ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमें पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर दैट यू हैव ऑलरेडी रेड, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें उन्हीं स्टेट ऑफ मैटर को इन द इक्वेशन मेंशन करना है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप कोई रिएक्टेंट लिखते हो उसके साथ उसका फिजिकल स्टेट लिखना मत भूलना। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज सॉलिड के लिए एस लिखा जाता है ब्रैकेट में, जैसे कि आप देख सकते हो स्मॉल एस ब्रैकेट, सपोज मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड है तो आई विल बी राइटिंग एस इन ब्रैकेट। लिक्विड को एल लिखा जाएगा, गैस को जी लिखा जाएगा, स्मॉल, ओके, एवरीथिंग विल बी स्मॉल। एक्वास सोल्यूशन है, व्हाट इज एक्वास सोल्यूशन, बताओ एक्वास सोल्यूशन क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन, मतलब जैसे सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, ये सब एक्वास सोल्यूशन है, ठीक है, यानी कि लिक्विड में कोई सॉलिड डिजॉल्व है, सो दिस इज एक्वास सोल्यूशन। कोई भी अगर एक्वास सोल्यूशन आप ले रहे हो केमिकल, तो उसको भी आपको फिजिकल स्टेट एक ही उसमें लिखना पड़ता है। नाउ दिस इज अ ग्रीक लेटर डेल्टा, यू मस्ट नो इट। सो डेल्टा जो होता है इनपुट ऑफ द एनर्जी के लिए मेंशन किया जाता है। सपोज हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसमें आई एम गिविंग हीट टू इट, तो ये क्या होगा, ये हीट को जो होगा मैं एरो के ऊपर डेल्टा बना के लिखूंगी, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो कंडीशंस में जो होगा, अगर हीट आप सप्लाई कर रहे हो तो हीट की जगह यू कैन राइट डेल्टा। Next is h nu, which describes the energy of photon that is used above the arrow symbol to state the reaction requires an input of light to proceed. अगर आपको उसी की जगह सनलाइट चाहिए तो आप सनलाइट की जगह h nu लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब फोटोसिंथेसिस होता है, वी नीड सनलाइट, वी नीड वाटर, ओके, तो इन सब चीज़ों को आप लिखोगे तो इंस्टेड ऑफ सनलाइट यू कैन इवन राइट एच न्यू। सो दीज आर फिजिकल कंडीशंस एंड एनर्जी स्टेट्स दैट यू नीड टू मेंशन whenever you are writing equation. Okay, so don't forget to mention the physical states such as solid, liquid or gas, and don't forget to mention the conditions such as heat, temperature, sunlight and all. ठीक है, तो these are very much crucial whenever you are writing an equation. Okay, all right, next.
नाउ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये तो हमने पढ़ा, हमने देखा कि केमिकल इक्वेशन लिखना कैसे है। मैंने बताया कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना है विद एन एग्जांपल ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। नाउ वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बैलेंस नहीं था। अब हम क्या करेंगे, अब इसको बैलेंस करना है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड में जितना, जैसे कि मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा कि रिएक्टेंट्स में जितने मेरे मॉल जितने मास होगा मेरा प्रोडक्ट में उतना ही मास होगा, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन द मास। सो इसको हमें बैलेंस करके ही करना है। तो हमने रिएक्शन लिख दिया, हमने बस एलिमेंट्स के नाम लिख दिए, लेकिन कितना मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में है कितना मॉलिक्यूल राइट में है उसको तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम है तो राइट में भी 2 ही मैग्नीशियम होगा, ठीक है ना। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही पढ़ा कि लेफ्ट साइड में जितना राइट साइड में इतना उतना ही रहता है। तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो विल बी लर्निंग इट steps by steps. Okay, there are two different methods. The first is traditional balancing method and the second is algebraic balancing method, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आज हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में विल बी गोइंग थ्रू algebraic बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो कि मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, CH4 और मैंने 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिया है 2O2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो क्या निकला प्रोडक्ट में, CO2 निकला और H2O निकला, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्या है, तो मैंने बैलेंस, अब देखो सब रिएक्टेंट में जितना मॉलिक्यूल्स है प्रोडक्ट में है कि नहीं, कार्बन एक ही है, राइट हैंड साइड में भी कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है, ऑक्सीजन 4 है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। इसी को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं विल बी लर्निंग, ठीक है। यू कैन डेवलप इट बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर इक्वेशंस, ठीक है। इसे आप मुंह पे मतलब इक्वेशन देखते ही यू कैन बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। आपने इक्वेशन देखा, आपको पता है अच्छा यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ ज़्यादा है, किसको किसके साथ इनटू करना है, ये सब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक एक छोटा सा एग्जाम्पल था, हम इसको डिटेल में कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड। तो फर्स्ट थिंग वी आर रीडिंग, तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप जो भी आपका केमिकल इक्वेशन है अनबैलेंस्ड वाला उसको लिख देना। फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन योर कॉपी। ओके, सो मैं क्या जला रही हूँ या मैं क्या केमिकल रिएक्शन करवा रही हूँ, मैं केमिकल रिएक्शन करवा रही हूँ C3H8 जो कि प्रोपेन है, किसके साथ करवा रही हूँ, ऑक्सीजन के साथ करवा रही हूँ। तो मेरे को क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। सो ये ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चंस में, एक इक्वेशन आपको गिवन होगा और बोला होगा कि इसको बैलेंस करो, ठीक है। तो मेरे को ऑलरेडी गिवन है कि मैं प्रोपेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ और मेरे को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब मेरे को देखना है कि जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में मॉलिक्यूल्स है वो राइट हैंड साइड में उतने ही होने चाहिए, ठीक है। सो आई एम गिवन दी इक्वेशन, नाउ आई हैव टू बैलेंस इट, ओके। ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखना पड़ेगा C3H8 प्लस O2 तो आपको फिर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं देते हैं। जब भी बैलेंस करने को देते हैं इक्वेशन ऑलरेडी गिवन होता है अनबैलेंस्ड, यू हैव टू बैलेंस इट बाय योर ओन। So the question is given propane plus water give rise to carbon dioxide and propane plus oxygen give rise to carbon dioxide and water. Let's balance it. पहला स्टेप मैंने उसी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को अपने कॉपी में लिख दिया। सेकेंड, नाउ आई हैव टू सी कि रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, ईच नॉट मॉलिक्यूल्स, आई हैव टू सी एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। कितना एलिमेंट है, कार्बन एक है, ओके, हाइड्रोजन एक है, ऑक्सीजन एक है। मेरे को देखना है कौन कौन सा एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में और कौन कौन सा एलिमेंट है प्रोडक्ट साइड। इतना तो श्योर है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो एलिमेंट होगा राइट हैंड साइड में भी वही एलिमेंट होगा, कोई नया एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। उन्हीं के बीच में तोड़ मरोड़ होने वाला है। तो उसको पहले देखना कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और किस किस एलिमेंट्स में कितना एटम है। समझ नहीं आया, चलो तो पहले इतना ही याद रखो कि कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि प्रोपेन में C3H8 प्लस O2 करवा रही हूँ, यानी कि रिएक्टेंट में कार्बन कितना हुआ 3, हाइड्रोजन कितना हुआ 8 और ऑक्सीजन है O2, जो नीचे लिखा होता है सबस्क्रिप्ट में, दैट इज योर नंबर ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट।
तो C3 लिखा है यानी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 लिखा है तो 8 है, और ऑक्सीजन में 2 लिखा है यानी 2 है। अब मेरे को पता चल गया एलिमेंट है रिएक्टेंट्स में 3, ठीक है, और कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उनमें वो भी मैंने पता लगा लिया, ठीक है, खत्म। अब मैं जाती हूँ प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट में भी मेरे को वही 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन मेरा था लेफ्ट हैंड साइड में 3, राइट हैंड साइड में मैं एक ही कार्बन देख रही हूँ, लिख देते हैं एक है। ऑक्सीजन में देख रही हूँ इधर था 2, इधर भी 2 है, सही। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, वाटर में देखो और एक है, यानी कि टोटल हो गया 3। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 ऑक्सीजन मिल गया, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 था। अब आ गया लास्ट में बच गया आपका, क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 2 था, ठीक है, 2 है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन 3, राइट हैंड साइड में 1, हाइड्रोजन 8 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2। अब ऑक्सीजन देखो इधर 2, इधर 3। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सेम करना है दोनों साइड में। लेफ्ट में जितने कार्बन है राइट में भी उतना होना चाहिए, लेफ्ट में जितना हाइड्रोजन है राइट में भी उतना होना चाहिए, और लेफ्ट में जितना ऑक्सीजन है राइट में भी उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, गिवन केमिकल इक्वेशन को लिख दिया। उसके बाद मैंने फाइंड आउट किया कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, वही सेम एलिमेंट्स उनको लिख दिया, एंड ईच में कितने एटम्स हैं उनको लिख दिया। ओके, एटम्स कैसे पता चलेगा, जो भी आपका सबस्क्रिप्ट में होगा दैट इज द एटम ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज स्टेप 3। तो स्टेप 3 में आई बी बैलेंसिंग इट वन बाय वन। तो मैं करती ये हूँ कि पहले देखो C3H8 और O2, तो मैं किसी एक चीज़ को बैलेंस करना शुरू करती हूँ। तो मेरे को पता है कि कार्बन 3 है, इधर कार्बन 1 है, और इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है। तो मैं पहले कार्बन से शुरू करती हूँ, हम कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। एज आई एम सीइंग कार्बन इन द फर्स्ट वन, आई बी बैलेंसिंग कार्बन फर्स्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन है 3, 3 तो कार्बन है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 है तो राइट हैंड साइड में 3 ही होना चाहिए। तो मेरे को CO2 दिख रहा है, तो CO2 के सामने मैं 3 लगा देती हूँ, तो मेरे पास अभी कार्बन 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 था, ठीक है, और यहाँ पे भी 3C हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन, राइट हैंड साइड में भी 3 ही कार्बन। चलो, कार्बन बैलेंस हो गया, लिख दिया मैंने कार्बन को, ठीक है। न्यू इक्वेशन बना के C3H8 प्लस O2 गिव राइज टू 3CO2 प्लस H2। कार्बन बैलेंस, अभी हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो कार्बन ज़रूर बैलेंस हो गया, लेकिन अभी भी हाइड्रोजन 8 है लेफ्ट साइड में और राइट हैंड साइड में 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 और राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है। अब इनको भी बैलेंस करना है हमें, ठीक है। हमें तो हर एक एलिमेंट बैलेंस करना है, हमने बस एक एलिमेंट कर दिया तो इसका मतलब थोड़ी कि रिएक्शन टोटल बैलेंस हो गया, नहीं, अभी भी अनबैलेंस्ड ही है। हमें वन बाय वन एलिमेंट को बैलेंस करना है। वी हैव ऑलरेडी ओनली बैलेंस्ड कार्बन। नाउ नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं देखूंगी कि और किसी को बैलेंस करना है। तो मैंने पहले कार्बन को बैलेंस किया, अब नेक्स्ट लेते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब हाइड्रोजन में कैसे बैलेंस होगा, 8 है लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में 2 है, ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, H2 है तो मैं 2 में क्या इंटू करूँगी, जो मुझे 4 मिलेगा, ऑफ कोर्स 4, ठीक है। तो अगर मैं 4 इंटू कर देती हूँ, यानी कि H2O जो राइट हैंड साइड में वाटर लिखा है उसके सामने अगर मैं 4 लिख देती हूँ तो मेरा हो जाएगा 4H2O, और वही 4H2 मिलके 8 एटम्स बन जाएंगे एलिमेंट हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 हाइड्रोजन हुआ और राइट हैंड साइड में भी 8 हाइड्रोजन हो गया व्हेन आई मल्टीप्लाइड 4 टू दैट ऑफ H2, ठीक है। तो अब मेरा हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया। तो मैंने फर्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस कर दिया था 3 करके, उसके बाद अब मैंने हाइड्रोजन भी LHS और RHS में बैलेंस कर दिया। अब एक ही चीज़ बच गया, क्या बच गया बताओ, ऑक्सीजन। चलो, अब ऑक्सीजन मेरे को पता है इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ओके, तो दिस इज राइट नाउ द इक्वेशन दैट वी गॉट आफ्टर बैलेंसिंग वाटर। तो क्या मिला, C3H8 प्लस O2 गिव राइज टू 3CO2 प्लस 4H2O, ठीक है। अभी तक मेरा कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो अब हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस।
लेकिन यहाँ पे जब मैंने हाइड्रोजन में 4 लगाया, आई स्पॉट अ चेंज। इसमें क्या चेंज आया? भले ही मेरे कार्बन LHS और RHS में सेम है, और मेरा हाइड्रोजन भले ही मैंने 4 लगा के लेफ्ट हैंड साइड और RHS में सेम कर दिया, बट आई सॉ दैट मेरे ऑक्सीजन एटम्स में चेंज आ गया। ऑक्सीजन में लेफ्ट में अभी भी मेरे 2 ही ऑक्सीजन एटम्स हैं, बट राइट हैंड साइड में आई हैड कितना था? राइट हैंड साइड में चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो गया? अब मैंने जब 3CO2 लगाया टू बैलेंस द कार्बन, तो मेरा जो ऑक्सीजन 2 था, अब वो ऑक्सीजन 6 हो चुका है। 3 इंटू 2 6। ठीक है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन में जब मैंने बैलेंस करने के लिए 4 लगाया, तो मेरे पास एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन था वाटर में, अब क्या हो गया? 4 इंटू 1 4। यानी कि अब टोटल LHS में 2 और RHS में 10 ऑक्सीजन्स हो गए ड्यू टू द बैलेंसिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब मैंने बैलेंस किया कार्बन को और हाइड्रोजन को, तब मेरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की नंबर चेंज हो गई। जो पहले 3 था, अभी वही 10 हो चुका है। ठीक है, यानी 3 इंटू 2 इन कार्बन, जब कार्बन डाइऑक्साइड में 3 इंटू 2 इंटू हुआ तो 6, और जब 4 इंटू 1 हुआ तो 4, यानी 6 और 4 मिलके 10 हो जाता है। यानी 10 ऑक्सीजन अब हो चुके आफ्टर बैलेंसिंग कार्बन and hydrogen. Now the number of the oxygen molecule, number of oxygen atoms have changed. Okay, तो 10 हो चुका है। तो मेरे को ऐसा क्या करना है, जो मेरे को ऑक्सीजन इधर बदल जाएगा, इधर भी 10 आ जाएगा, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, तो मेरे को RHS में तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई ऑलरेडी गॉट 10। ठीक है, तो मेरे को जो भी करना है, आई कैन नॉट रिड्यूस इट नाउ बिकॉज ऑलरेडी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं, और ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में ज़्यादा है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कम है, 2 है, तो मेरे को 8 और चाहिए। कहाँ पे? LHS में। तो मैं ऐसा क्या करूँगी, जो मेरे को ऑक्सीजन में 8 मोर मिलेगा। आई ऑलरेडी हैव ओनली 2, तो मेरे को 2 के साथ कुछ ऐसा इंटू करना है दैट आई विल बी गेटिंग 10 एज अ नंबर। तो व्हाट आई विल बी मल्टीप्लाइंग? 5। ओके, सो इन दैट वे आई कैन बैलेंस दिस इक्वेशन। तो मेरे पास 3 था, तो मैंने पहले कार्बन को बैलेंस कर दिया, फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब मैंने देखा कि मेरा ऑक्सीजन जो एटम था, it has changed, which was initially 3 in the RHS, right now it is 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में कम ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन एटम्स है, मेरे को क्या इंटू करना है 2 के साथ, दैट आई विल बी गेटिंग अ 10। I multiplied 5। So now the desired equation after balancing is C3H8 plus 5O2 give rise to 3CO2 plus 4H2। ठीक है, so this is the desired chemical equation after balancing it। Alright, so step by step you can do। एक एलिमेंट एट अ टाइम उठाओ, बैलेंस करो, फिर और एक एलिमेंट उठाओ, बैलेंस करो, फिर और एक एलिमेंट उठाओ और बैलेंस करो। ठीक है, जब आप एक बैलेंस करते हो, दूसरे का मतलब जो पहले था एटम्स, वो चेंज हो जाता है। तो इवेंचुअली इट चेंजेस, बट यू हैव टू बैलेंस इट seeing both the LHS and RHS। Okay, all right, so this is what we learned today। So what we actually learned today, Simi, tell me। So what we learned, हमने सीखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? एंटोनी लेवियोजर ने। उनका मतलब ये है कि LHS और RHS सेम रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें कोई एटम्स जो होंगे चेंज नहीं होंगे, आइसोलेटेड सिस्टम में कॉन्टैक्ट रहता है, इंटैक्ट रहता है। और उसके बाद हमने जो है आज एक मेथड पढ़ा। ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार आपको एक एक एलिमेंट्स को फर्स्ट जो है बैलेंस करना है, उसी के अनुसार आपको नेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट्स में बैलेंस करना है। जैसे हमने पहले कार्बन बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन के नंबर चेंज हो गए, फिर हाइड्रोजन बैलेंस किया, उसके बाद मैंने देखा ऑक्सीजन चेंज हो गया, फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। उसके बाद आई विल बी गेटिंग अ डिजायर्ड इक्वेशन विच इज बैलेंस्ड। तो जो पर्टिकुलर मेरा गिवन इक्वेशन था, अब आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप्स ऑफ 3-4 steps after balancing each atoms of the element, right now I'm getting a balanced chemical equation। I'll be writing the balanced chemical equation and then our question is complete। So this is one method of balancing the chemical equation, which is a traditional method। कल हम पढ़ेंगे algebraic method of balancing a chemical equation। Until then, I hope that you enjoyed the session, and if you do it, do like it, and अगर आपको लगता है effective है, तो do share it within your friends so that they can even learn। So until then, I'll be seeing you in the next class। So till then, have a good day and bye।